क्योंकि वो लोग वहां पर तो प्रेजेंट हो नहीं सकते थे। ठीक है, तो कुछ सिद्धांत वो सिखा के गए, जैसे कभी कभार हमारे घर वाले हम लोगों को सिद्धांत सिखा के जाते हैं। समझ आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जैसे ए और बी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, एक ही घर में शादी है, एक ही सिस्टर की शादी है, बहुत जरूरत है पैसे की, बी से उसने उधार लिया कुछ पैसे, है ना, कुछ भी पैसे मान लो, 5,000 रुपये मान लो, उधार लिए, बहन की शादी है ना, बी ने दे दी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन समय अंतराल के बाद बी ने अच्छा एक ही प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ये बात सबको झुठला नहीं की थी कि 10 लोग को बता दे कि ये हमारा दोस्त है और उसने हमसे 5,000 रुपया लिया है ना, कुछ भी होता है, मान सम्मान भी होता है दोस्तों के बीच में, ठीक है, तो नहीं बताया। बाई चांस बी की डेथ हो गई, बाई चांस बी की डेथ हो गई आने वाले समय में। अब इस दुनिया में एक ही आदमी है जिसे पता है कि उसने बी से उधार लिया था, कौन? एक खुद। समझ? अब अगर वो चाहे तो ना वापस करे, चाहे तो उसकी फैमिली को वो पैसा वापस ना करे, कोई उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई न्यायालय जा सकता है? अरे किसी को पता ही नहीं है। जब पता होता तब तो न्यायालय जाता, जब पता ही नहीं तो कैसे न्यायालय जाएगा, कैसे कोर्ट जाएगा? मेरी बात में क्या इनके रूप में कोई लिखित समझौता हुआ था? नहीं, ऐसी भी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन एक रूप, एक के पास, एक के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बी के परिवार को वो पैसे वापस कर दे जो कि उसने करीब बी से उधार लिए थे। मेरी बात समझ? अब इसके बारे में कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है ना, कि किसके लिए कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, कोई सिद्धांत निकालना पड़ेगा और उसे कैसे अमल में लाना है वो देखना है ना। एक बेसिक सिद्धांत, एक बेसिक मूल्य जो ए ने अपनी जिंदगी में कभी सीखा था कि दोस्तों में धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं मेले वेले में गए, कहीं रैली में गए, है ना, आपने देखा कि कुछ शरारती तत्व आ गए, आपके साथ कुछ बहनें भी हैं, कुछ सिस्टर्स भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। मेरी बात, उनके साथ कोई बदतमीजी छेड़छाड़ हो सकती है इस प्रोटेस्ट में, है ना। आप कुछ बेसिक मूल्य, बेसिक चीजें सीख के आए हैं बचपन से अपने घर परिवार समाज से, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेक्शन दें, है ना, ऐसी कुछ अनुचित घटना ना होने दें। अब इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है। समझ आ रहा है? ये जो चीज हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, दोस्तों में सीखते हैं और नई चीज अप्लाई करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई केस हो जाएगा, क्या पुलिस वाले आपको पकड़ने जाएंगे? ऑफकोर्स नॉट। समझ आ रहा है? लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप ऐसे केस में ऐसा ऐसा करो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात सुनाई तो ठीक। आपने देखा कि कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आंखें नहीं है, जिसे परेशानी है चलने फिरने में, वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा है, आप उतरे अपने साइकिल से, अपने वाहन से, उसे रोड क्रॉस करा दिया। कहीं लिखा है कि आप रोड क्रॉस कराओगे? नहीं। अगर रोड क्रॉस नहीं करो पुलिस पकड़ नहीं जाएगी? मेरी बताओ, भी नहीं करेगी, कोई मारपीट भी आपसे नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपने जो चीजें अपने जीवन में सीखी है उनके अनुसार आपने 1-2 कदम ले ली। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बस ठीक इसी तरह से ये वो पिलर्स हैं, ये वो दिशा निर्देश है जो कि संविधान निर्माताओं ने सरकार को, संसद को दिए हुए हैं कि आने वाले समय में आपको इस तरह से नीतियां बनानी है, आपको इस तरह की योजनाएं बनानी है, आपको इस तरह की पॉलिसी बनानी है, आपको इस तरह के नियम कानून और परियोजनाएं बनानी है, जिससे ये सारी चीजें जो हम यहाँ आर्टिकल 36 से लेकर 51 में लिखकर जा रहे हैं उन्हें अमल में लाया जा सके। अगर राज्य अमल में नहीं लाएगा तो क्या आप राज्य का बिगाड़ पाओगे कुछ? क्या आप राज्य को कोर्ट में घसीट सकते हो? नहीं घसीट सकते। समझ आ रहा है? और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? या गैर न्यायोचित है या प्रवर्तनीय नहीं। गैर न्यायोचित, न्यायिक तराजू पे इसे तोड़ा नहीं जा सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं नॉन जस्टिशिएबल। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो क्लियर है, ये तो सिंपल है, ये तो हम देखेंगे कुछ हद तक, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे, कुछ आर्टिकल्स की बात कर रहे थे। आर्टिकल 36 के बारे में बात हो गई थी। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। कौन सी परिभाषा राज्य की? जो पहले से ही किसने दी हुई है? हाँ, वेरी गुड, अनुच्छेद 12 में दी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके अलावा आर्टिकल 37 की बात करें, अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, दो बातें लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है गैर न्यायोचित, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मेरी बात समझ? और भी कुछ लिखा हुआ है आर्थिक लोकतंत्र के बारे में, सामाजिक लोकतंत्र के बारे में भी आर्टिकल 37 में दिया हुआ है ना, कि उद्देश्य है आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक लोकतंत्र लाना। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आज से हम आर्टिकल 38 के बारे में पढ़ेंगे। यार किससे वो पुरानी वाली फाइल खुलाती है? कोई है तो यहाँ पर? देखना पड़ेगा। कितना लिखा था हमने लास्ट? कल कॉपी में भी कुछ लिखा था ना, मुख्य उद्देश्य लिखिए तो कॉपा को मैं लगाते थे। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर दे मुख्य उद्देश्य में और कुछ बाकी तो नहीं है। चल जाने दो, चल रिकवर हो रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, कई बार क्या है, क्योंकि ये न्यायालय के रूप से, न्यायालय की ओर से प्रवर्तनीय नहीं है, इसीलिए इन्हें लेकर बहुत सारे एकेडमिक एक्सपर्ट ने नकारात्मक कमेंट भी दिए। समझा? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस है ना एकेडमिक एक्सपर्ट रहे, बहुत फेमस स्कॉलर रहे हैं, जिनका नाम है केपी शाह, जस्टिस केपी शाह। ठीक है, तो उन्होंने जो संविधान को पढ़ा तो उन्होंने बोला कि ये केवल क्या है? ये केवल दिखावटी है, क्योंकि राज्य के ऊपर या उत्तरदायी नहीं है। राज्य को कोई भी आदमी मजबूर नहीं कर सकता कि फॉलो करे, है ना। राज्य को किसी भी हाल में इन पर कानून बनाने के लिए मजबूर किया नहीं जा सकता है, और इसी वजह से वो क्या है? केवल दिखावटी। मेरी बात समझ? तो बहुत सारे नकारात्मक कमेंट भी आप पढ़ेंगे, जो लोग बीपीएससी को है ना ये कमेंट देते हैं, तो उनमें से बहुत सारे नकारात्मक कमेंट देंगे। लेकिन फिर भी बी आर अम्बेडकर का क्या बोलना है कि भाग 3 और भाग 4 मिलकर संविधान की अंतरात्मा है ना। भाग 3 में और भाग 4 में संविधान की अंतरात्मा बसती। ठीक है, भाग 3 के हिसाब से क्योंकि उसमें मूलभूत अधिकार है ना, और भाग 4 के हिसाब से क्योंकि उसमें जो लोग शासन चलाने आ रहे हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने लॉज, अपने नियम, अपने कानून, अपनी योजनाएं, अपनी परियोजनाएं, अपनी सारी नीतियां कैसे बनाए। कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरी बात समझ आ गई? चलो ठीक है, सैफिस हो गया था हम लोग, ये सब देख रहे थे एक बार, फिर हम दोबारा से इस पे आएंगे अभी, लेकिन पहले ये देख लेते हैं इसमें कुछ छूटा तो नहीं हुआ है। हाँ, ये छूटा हुआ है। ठीक है, लिखोगे? लिखो इसे, राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत का महत्व या बीपीएससी का महत्व। शॉर्ट में लिखना चाहो तो टाइम हमारे पास कम है ना, खत्म करना नहीं कुछ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व या बीपीएससी का महत्व सबसे पहले दिया ही हुआ है ना। आपको पता है, आपने प्रस्तावना देखा हुआ है, प्रस्तावना में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। प्रस्तावना को देखकर ही लगता है कि लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई संविधान केवल उसके इंट्रोडक्शन में, केवल उसके पहले पेज में लिखा हो कि वो लोगों के लिए काम करेगा, और अंदर के पेजों में, अंदर के आर्टिकल्स में, अंदर के प्रावधानों में कहीं भी लिखा ना हो कि वो लोगों के लिए कैसे काम करेगा, तो क्या वो संविधान अच्छा रह जाएगा? मैं आपसे बातें बड़ी बड़ी कर लूं, मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूं कि सुबह 3 बजे उठ जाना, 3 से 6 पेपर पढ़ना, 6 से 8 पीवाईक्यू लगाना, 8 से 10 पॉलिटी रिवाइज करना, 10 से 12 यूपी वाला पढ़ना, 12 से 2 हिस्ट्री पढ़ना, समझ आ रहा है, 2 से 4 ज्योग्राफी पढ़ना, 4 से 6 आर्ट एंड कल्चर पढ़ना, 6 से, समझ रहा ना। बातें तो खूब बड़ी बड़ी हो ही सकती है,
बातें करने में कुछ जा रहा है, बातें करने में, वादे करने में। आप भी बोले नहीं सर हम 3 घंटे हम डेली लेट जाएंगे, समझा, हम दिन में 25 घंटे पढ़ेंगे। आप भी बड़ी बड़ी बातें करो, हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। मैं बोला क्या मजाक करे, आप बोले शुरू किसने किया था, आप ही तो गैप दे रहे हो। तो बहुत सिंपल सी बात है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है, कहां पर, प्रस्तावना में। उसी तरह अगर नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी देखो तो उसमें जो लक्ष्य दिए हैं, बहुत सारे आदर्श दिए हैं, है ना, वो दिखता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है ना। एक बात लिखी हुई है कि महिलाओं की सुरक्षा हो, उन्हें समान अधिकार मिले, या उन्हें समान तरह का निर्वहन साधन मिले, ठीक है, समान उन्हें वेतन मिले, समान वेतन मिले। क्या बात सुन रही है? इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 48 में लिखा है कि वन संरक्षण करना जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए लगातार राज्य प्रयास करे। इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी हुई है ना। लेकिन वो बातें जब तक कानून के रूप में, जब तक वो बातें योजनाओं के रूप में धरातल पर उतारी नहीं जाएंगी, वो सारी बातें क्या हो जाएंगी, केवल बड़बोलापन रह जाएंगी संविधान में। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक इसी तरह से डीपीएसपी का महत्व क्या है कि वो एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना देता है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसकी स्थापना का निर्देश दे रहा है। हालांकि निर्देश आदेश नहीं है ना, ये केवल एक सामान्य निर्देश है। अगर पालन करना चाहो करो, नहीं करोगे तो कोशिश नहीं कर लो। मेरी बात में इस तरह का नैतिक दबाव डालने की बात है। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी बहुत सारे बच्चे बेटे सपोज क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता ही चला होगा आप लोग को, है ना, जैसे तो पता ही रहता है, बाकी कुछ पता ही करना, ठीक है। करंट अफेयर्स में इतना ही पढ़ के आते हैं कि प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर सरकार सोच ले कि हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे, केवल पुलिस बल का इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो क्या ये बच्चे सरकारें कुछ कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था कि इस तरह के प्रोटेस्ट का तभी मतलब है जब सामने वाले के मन में कुछ नैतिकता हो। मेरी बात समझ? इसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल होता है कि अगर हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं, है ना, तो एक ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस है उनके दिमाग में। ब्रिटिश अपने न्यायप्रियता के लिए फेमस है। अगर उन्हें हम बार बार, है ना, असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं, तो उन पर हम दबाव डाल सकते हैं। मेरी बात सुनाई? लेकिन अगर यही आंदोलन हम जर्मनी के एडोल्फ हिटलर के खिलाफ कर रहे होते, लेनिन के खिलाफ कर रहे होते, तो क्या वो संभव हो पाता? या किसी टेररिस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, टेररिस्ट आक्रमण कर रहा है, आप वहां पर असहयोग लेके बैठे, हम आपसे सहयोग नहीं करेंगे, हम चुप हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम भूखा है ताकि हम पे कोई भी आतंकवादी समूह अटैक ना करे। कोई अंतर निकलेगा? समझ रहा है ना? ये उन लोगों के लिए होता है जिनके ऊपर कुछ नैतिकता का दबाव होता है। ठीक उसी प्रकार से यह माना गया कि देश की सरकार जो है, जो देश की विधायिका है, वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होगी, लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जिससे वो वोट मांगने गई थी और बार बार चुनकर ये लोग भेज रहे होते। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे लोगों का नैतिक उत्तरदायित्व समझेगी, समझा, और उनको दबाव में काम करेगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस वजह से डीपीएसपी का महत्व, देखो देखने में लगेगा महत्व ही है। क्या मेरी बात क्लियर है? देखने में लगेगा महत्व ही है। बहुत सारे जो क्रिटिसाइजर्स हैं उन्होंने क्या बोला हुआ है, कि ये एक ऐसा चेक है जो हम जब बैंक के पास लेके जा रहे हैं तो बैंक बोले जब पैसा आ जाएगा तब देंगे। मैंने तुम्हें एक चेक काट दिया सोनू जी, उस पर लिखा है ऐसे 100000, है ना, 10 लाख रुपए दे दिया। आप मुझसे बोले 100 रुपए दे, सर आपने कहा था टॉपर को पार्टी देंगे, आपने नहीं दिया हुआ है, चॉकलेट देंगे, है ना, सुन रहे हो ना मेरी बात? मैंने कहा 100 रुपए छोड़ो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 100 रुपए क्या करोगे? अरे लोग 10 लाख रुपए लो, लेकिन मैंने 10 लाख किसने दे दिया? चेक पे, है ना। वो चेक बनाने गई तो चेक बाउंस हो गया, मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, 85 रुपए। मेरी बात सुन रही? तो क्या ऐसा चेक काम करेगा? नहीं करेगा। क्या बैंक को मजबूर करके इसमें कहेंगे नहीं देखिए आप ही के बैंक का है, आप ही क्या खाली वाला का आपको देना पड़ेगा, ऐसा कर सकती है? समझ आ रहा है? तो एक कुछ लोगों का मत तो ये है कि डीपीएसपी उसी चेक की तरह, मेरी बात समझ, जिसमें गवर्नमेंट ने वादे भी बड़े बड़े कर दिए हैं,
लेकिन उसकी पूर्ति के लिए प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये दिशा निर्देश जरूरी है क्योंकि ये एक प्रकार का नैतिक दबाव डालता है। क्या मेरी बात सुनना? अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसा नहीं कि डीपीएसपी महत्वहीन है, डीपीएसपी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है? क्योंकि पहली बार ये एक कल्याणकारी है, फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मूलभूत अधिकार व्यक्तिगत तौर पर दे रहे हैं, है ना? राज्य के तौर पर, समाज के तौर पर चेंजेस, बदलाव लाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक आदमी को चेक कर रहे हैं कि इस आदमी को जनता मिली है कि नहीं मिली है, इस आदमी को गलती से पुलिस तो नहीं उठा के ले गई, है ना? इस आदमी का राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार छीन तो नहीं रहा है। मेरी बात सुन रहे? तो वो व्यक्तिगत रूप से अप्लाई होते हैं। लेकिन डीपीएसपी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, समाज के रूप से, सामाजिक रूप से अप्लाई होते हैं। अगर शासन चाहे तो अप्लाई कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसा नहीं कि इसे महत्वहीन समझा जाए या इसे फंडामेंटल राइट से बहुत नीचा समझा जाए, है ना? मेरी बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे निर्णयों में बोला है कि फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार और राज्य के नीति नियमों तत्व लगभग बराबर, इनमें से किसी की भी वरीयता किसी दूसरे से कम नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट करोगे डीपीएसपी का महत्व, जल्दी भी नोट करो। पहला तो लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, कल्याणकारी राज्य की प्रथम संकल्पना। कल्याणकारी राज्य की प्रथम संकल्पना, कल्याणकारी राज्य की प्रथम संकल्पना। लाइट नहीं आ रही है? 11 बजे से कोई बात नहीं। कल्याणकारी राज्य की प्रथम संकल्पना, ठीक है? ये बात एकदम क्लियर होगी, इसमें और से दिल खैर समझ गया तो ये आइडिया लग गया, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी बातें प्रियम्बल में की गई है, ठीक है? लेकिन केवल प्रियम्बल में होती, अगर संविधान में ना होती तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो यहाँ पर भी दिशा निर्देश प्रियम्बल वाले ही दिए गए हैं लगभग। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। दूसरी बात क्या है? सामाजिक क्रांति का अधिकार। समाज में क्रांति क्यों होती है? ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा बदलाव नहीं, कर क्यों रहे हैं? ताकि तो, अरे ठीक है, कर क्यों रहे हैं? अरे घर में गया उनके दुश्मन थोड़ा है कि, है ना? घर में गया उनकी गैया जो है उनके पेट में घुस गई, खा गई, इस तरह से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई एग्जाम हुआ जो नीट का, उसमें पेपर लीक हो गया और ये हम देख रहे हैं बार-बार पेपर लीक हो जा रहा है। मेरी बात सुन रहे? कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्योंकि बार-बार पेपर लीक हो रहा है इसलिए हमारे संवैधानिक अधिकारों को क्षति पहुंच रही है। क्योंकि जो बच्चे पेपर पा जा रहे हैं, जिन्हें पेपर मिल जा रहा है, जो पैसे से मिल जा रहा है, क्या उसकी वजह से, क्या वो उनके पास जो आर्थिक चीजें हैं, जो भी आर्थिक संसाधन है, क्या उसका दुरुपयोग करके वो आपसे ज्यादा अच्छी रैंक, आपसे ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। जिसके पास 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए पेपर खरीद लेगा, आप करते रह जाओगे 4 साल। समझ आ रहा है? अरे बोलो। तो क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिनमें बदलाव चाहिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये बात भी कहां लिखी हुई है? डीपीएसपी में लिखी हुई है। मेरी बात समझ कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, राजनीतिक रूप से सबके पास क्या पहुंचे, लोकतंत्र पहुंचे, सब समान हो। किसी के पास आर्थिक संसाधनों की अतिशय होने की वजह से, है ना, और किसी के पास कमी होने की वजह से, समझ रहे ना, किसी को अवसर की कमी ना हो जाए, किसी को सुविधा की कमी ना हो जाए। मेरी बात नहीं? मतलब सपोज आप 2 लोग आईएएस बन गए, है ना, 2 लोग आईएएस बन गए क्लास से, लेटर सपोज। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, तुम लोग क्या एक्सपर्ट हो? चलो 2 लोग आईएएस बन गए, सलोनी जी बनाते रहे आज, चलो दोबारा से सलोनी जी उस आदमी को बचाएंगे तो आईएएस बन गई। कौन सा आदमी? जो कल पढ़ा हुआ था। हाँ, आगे तो जो उस आदमी को बचा के भी आईएएस बन गए, है ना, क्योंकि इनका सपोज 1 अटेम्प्ट बाकी था, ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब 2 लोग आईएएस बन गए, समझ आ रहा है? मेरी बात समझ? अब लेटर सपोज एक बार की सोच है, समझ मन तो नहीं लेना है, तो जब मन तो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ समझ लो, आगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समझना, एकदम ईमानदार आईएएस ऑफिसर है, किसी से घूस घास कुछ नहीं ले रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे, केवल अपनी सैलरी से मतलब है। क्या मेरी बात क्लियर है?
मेरी बात सुन भाई, वही सलोनी के बारे में बहुत सारी बदमाशियां सुनने में आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुन भाई। अच्छा, एक और बात है, आदित्य पुरुष है और सलोनी महिला स्त्री। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा पहले ये बताओ, क्या लैंगिक आधार पर इन दोनों की सैलरी सेम होगी, अलग अलग होगी? सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पहले नहीं थी, समझा? पहले हमारे यहाँ स्त्री और पुरुषों को समान वेतन का कानून नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सरकारी तो नहीं लेकिन बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्त्री और पुरुष को समान वेतन नहीं देते। अभी भी बहुत सारी जगह पर छोड़ के नहीं देते, है ना। आप शायद बॉलीवुड के बारे में सुनते होंगे, बॉलीवुड में जो अगर एक एक्टर काम कर रहा है, हीरो काम कर रहा है, हीरोइन काम कर रही है, तो हीरो की सैलरी 10 करोड़ है और हीरोइन की सैलरी 10 लाख रुपए। मेरी बात सुन भाई, बहुत बड़ा अंतर है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन सरकारी विभागों में ऐसा अंतर नहीं हो सकता, कुछ भी कर रहे हो ये। मेरी बात सुन, सलोनी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, तो क्या सलोनी की सैलरी कट जाएगी? जब तक फीस लेवल सैलरी नहीं कटेगी, क्या लैंगिक आधार पर की सैलरी कट जाएगी? क्या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी की सैलरी कम मिलेगी? नहीं मिलेगी, सबकी बराबर मिलेगी ना। क्या मेरी बात सुनना आ रही है? तो ये समानता, लोगों में ये समानता लाना है ना, इसका उद्देश्य। राज्य ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों में आर्थिक समानता आए, आर्थिक समता आए। मेरी बात सुनाई, सामाजिक समता आए, राजनीतिक समता आए। क्या मेरी बात क्लियर है? लोगों को अवसर, सुविधा, प्रतिष्ठा और आय में समता फील हो, समता महसूस हो। क्या मेरी बात सुनने आ रही है? ठीक है, तो ये देश किसने दिए हैं? डीपीएसपी में। डीपीएसपी में राज्य के ऊपर निर्देश है कि वो ऐसे कानून बनाए, है ना, ऐसी परियोजनाएं लाए, ऐसी स्कीम्स लाए कि अवसर में, आय में, सुविधा में समताएं है। ऐसा ना हो जाए कि यूपीएससी फॉर्म निकाल रही है, फॉर्म का प्राइस, मुझे लग रहा है कि गरीब बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, मैं यूपीएससी का चेयरमैन बन गया, मैंने फॉर्म की प्राइस ही रख दी 1 लाख रुपए। ये बताओ, ये फॉर्म भरने की प्राइस है। लोग खत्म हो गया कंपटीशन, 70%, 80-90% लोग ऐसे बाहर हो गए, है ना। अरे बोलो, लेकिन यूपीएससी कितना पैसा ले रहा है? अरे कुछ लेता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो बात सही है, 100 रुपया। और अगर लगता है कि किसी की आर्थिक हालत बुरे हो सकते हैं, है ना, या जातियों या किसी भी आधार पर अगर समाज में कोई विशेष पिछड़ा वर्ग है, क्या मेरी बात क्लियर है, तो हो सकता है उसके लिए 0 रुपए कर दे, अभी भी कमी ले रहा है। मेरी बात सुने, लेकिन इससे भी कम आ जाएगा, इससे भी और हाथ देगा। क्यों? ताकि उन बच्चों को भी निकाल पाए जो आर्थिक असमानता होने की वजह से, जिन्हें अवसरों में असमानता मिल रही है, महसूस हो रही है। मेरी बात सुनाई, यूपीएससी बोल रहा है कि हम सारे जो एग्जाम है वो इस किताब से लेंगे, सब लक्ष्मीकांत से लेंगे। लक्ष्मीकांत की कीमत आज के डेट में कितनी है? 1000 बढ़ गई। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, परेशान मत हो, ठीक है। लक्ष्मीकांत की जरूरत नहीं, इसलिए बता रहा हूं, इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। लक्ष्मीकांत 1000 की है, 1000 की नितिन सिंघानिया है, लगभग 700-800 की राजीव अय्यर है। ऐसे तो 20,000 की किताबें हो गई हमारे पास। समझ आ रहा है? अब सोच समझ के बताओ, क्या सब लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरी बात सुन भाई, तो क्या इसकी वजह से, क्या इन किताबों की वजह से थोड़ी सी असमता आ सकती है? तैयारी में आ सकती है, लेकिन क्या यूपीएससी बोला कि वो सब कुछ लक्ष्मीकांत से पूछेगा? नहीं, बच्चे ही पगलाएंगे, है ना। कोचिंग वाले बोल दे रहे हैं अपना वो सब डिस्काउंट और कूपन पाकर, तो 10 किताबें लक्ष्मीकांत के पास दे देंगे तो हमें भी 1000 रुपए मिल जाएगा। क्या मेरी बात सुनना? अरे बोलो, समझ आ रहा है? बुक समझते हो ना, बुक समझते हो तुम लोग, बड़े हो गए। तो अब सोच के बताओ, तब यूपीएससी क्या बोल रहा है? हम उन किताबों से प्रश्न पूछेंगे जो किताबें सबके पास समान रूप से अवेलेबल है, आराम से अवेलेबल है। अखबारों से सवाल पूछेंगे, जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं उससे सवाल पूछेंगे, एनसीईआरटी से सवाल पूछेंगे, गवर्नमेंट की योजनाओं से सवाल पूछेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनकी पीडीएफ बड़े आराम से अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश भाषा में अवेलेबल। मेरी बात सुन,
अभी यूपीएससी डिसाइड करने के लिए हम ऐसी किताब से सवाल पूछेंगे जो 1 लाख रुपए की आती है, तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन राज्य के ऊपर निर्देश है कि राज्य जो कुछ कर सकता है करे, ताकि बच्चों को, छात्रों को, महिलाओं और पुरुषों को, विभिन्न वर्गों के लोगों को अवसर की समानता मिले। अवसर की समानता कब मिलेगी? जब अधिदेश चलेगा। समझ आ रहा है? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? और ये सारे निर्देश कहां पर लिखे हुए? बीपीएससी में लिखे हुए। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कल वाले भी एग्जाम्पल दिया था कि भाई एक से एक वकील बहुत महंगा लेते हैं। आप लेटे सपोज कोई गरीब आदमी है ना, हमने से, और वो अरेस्ट हो गया, अब वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। तो अब राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है कि राज्य खुद उसे वकील दे, प्रोवाइड करे। क्या मेरी बात क्लियर है? राशन की दुकानों पर राज्य सस्ते खाद्यान्न, सस्ते आटा, चावल, दाल क्या करे? प्रोवाइड करवाए, या राशन योजना, अन्य योजना जैसी योजनाएं चलाए। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है कि लाइब्रेरी खोले, राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है कि लाइब्रेरी खोले और उस लाइब्रेरी में आपको फ्री किताबों का एक्सेस हो। ये राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनाई? इसमें कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। मेरी बात सुनाई? तो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, है ना, चेंज करने की परिकल्पना, उसे साकार करने की परिकल्पना, उस स्वरूप में ढालने की परिकल्पना कहां पर दी हुई है? बीपीएस में। क्या मेरी बात समझ आ गई? नोट करोगे? देखो दूसरा, सामाजिक क्रांति का अधिकार आधार। देखो दूसरा, लिखो बीपीएसपी के तत्व। बीपीएसपी के तत्वों में हमें कई बार सामाजिक क्रांति से जुड़े मुद्दे, सामाजिक क्रांति से जुड़े मुद्दे मिलते हैं। सामाजिक क्रांति से जुड़े मुद्दे मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बोलो, ठीक है। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्लास में बता चुका हूं, 42, है ना। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है कि प्रसूतियों को किसी भी तरह की सुविधाएं बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलती थी। जो लीव मिलना चाहिए, जो छुट्टियां मिलनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान, वो नहीं मिलती थी। लेकिन अब मैटरनिटी लीव बिल आ गया है ना, जिससे गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद जिस समय बच्चों की केयर हो सकती है, उसमें राज्य उन्हें छुट्टी देगा, किसी भी हालत छुट्टी देगा, प्राइवेट बॉडी भी छुट्टी देगा। और अगर नहीं दे रहा है तो आप ऐसी प्राइवेट बॉडी के खिलाफ लड़े जा सकते हो और आपकी जो भी पैलेस सैलरी थी वो ले सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए उस दौरान ऑफकोर्स वहां जाके, उस अवस्था में जाके, है ना, अपना काम नहीं कर सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, अब देखो ये एक बड़ी बात है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग की जॉब छूट रही थी, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही थी, है ना। तो ये एक सामाजिक क्रांति, एक समझ रहे ना, एक वैचारिक क्रांति का आधार बना। लोगों ने डिमांड की, महिलाओं ने डिमांड की, और अंततः संसद में ऐसे बिल लाए गए जिससे उन्हें उनके अधिकार मिले। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी तरह से हमने देखा कि 1970-80 के दशक में ब्यूरोक्रेसी, समझते हो ना ब्यूरोक्रेसी? हाँ, एक तरह से सरकारी तंत्र जो है वो बढ़ गया था, सारे छोटे मोटे डिसीजन नहीं ले रहे। मेरी बात सुन रहे? जिस वजह से ग्राम स्तर पे, जिस तरह से ग्राम स्तर पे लोगों का राजनीति में, लोगों का कानून बनाने में, लोगों का लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नहीं हो पा रहा था। इस बात को सरकार ने रियलाइज किया, जगह जगह पर छुटपुट घटनाएं होने लगी, बहुत सारे अफसरों को, है ना, पकड़ के लोग कई बार मारने लगे, कलंकित करने लगे। मेरी बात सुना रही है? उसकी वजह से राज्य को समझ में आया लोगों की बातें हम तक नहीं पहुंच रही हैं। लोग तभी सेटिस्फाइड होंगे ये जब ग्राम स्तर पे, समझ रहे ना, नगर स्तर पर अपनी चुनी हुई सरकार बनाएंगे, और वो सरकार
इनके मुद्दों का निस्तारण वहीं पर कर देगी। इसके लिए संसद और उसके लिए विधानसभा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात समझते हुए 1992 में क्या ले आए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो कई बार सामाजिक क्रांति का समझो ना बेस बन जाता है। मेरी बात सुनाई भाई। अभी आपने सुना होगा बहुत सारी जगह पर वनों को लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, वन संरक्षण वाले प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब लेट अस सपोज आगे आने वाले फ्यूचर में अगर ये प्रोटेस्ट, ये धरने थोड़े वायलेंट हो गए, थोड़े हिंसक हो गए और न्यायालय की नजर में आ गए कि इतने सारे हिंसक घटनाएं हो रही है ना, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है लेकिन लोग नहीं माने, लोग और सरकार में बार बार टकराव हो रहे हैं, लोग वनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार वनों को काटने की कोशिश कर रही है, तो न्यायालय आदेश दे सकती है ना। अनुच्छेद 48A के तहत न्यायालय आदेश दे सकती है कि वनों का संरक्षण का जो कर्तव्य है वो आपका भी है, किसका, राज्य का भी है। इसलिए राज्य बसे बसाए वनों को उजाड़ कर रेलवे और रोडवेज ना बनाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक क्रांति का आधार बनते हैं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सब हो रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन इसलिए। और कई बार कोर्ट राज्य को या किसी भी ऐसी बॉडी को, है ना, क्या करती है, सचेत करती है और उन्हें डांटती है, उन्हें कानून में बदलाव करने के लिए बोलती है ना, ताकि लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके, ताकि लोगों के हितों को, है ना, सुरक्षित किया जा सके। मेरी बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब सामाजिक क्रांतियों का आधार कहां से आ रहा है? बीपीएससी से। नोट करोगे तो क्या लिखा तुम लोगों ने? फॉर एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण स्वरूप चिपको आंदोलन, उदाहरण स्वरूप चिपको आंदोलन, कॉमा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इत्यादि लिख लो आगे, बहुत सारे ऐसे कानून। ठीक है, ठीक है। तीसरा महत्व क्या है? देखो नीति, इधर आसान है तो समझा दो कई बार। नीति निर्माण, गवर्नमेंट की नीति, गवर्नमेंट की नीति है, क्या बोल रही है गवर्नमेंट कि फार्मर की इनकम को डबल करना है, कृषकों की आय को दोगुना करना है। क्या इसके रूट, क्या इसकी जड़ें हमें कहीं बीपीएससी में दिखती है? दिखती है। राज्य के नीति सिद्धांतों में भी लिखा हुआ है कि राज्य को कोशिश करना है कि कृषि बढ़े, है ना, राज्य को कृषि को बढ़ाने को, है ना, काम करना चाहिए कि कृषकों का जीवन अच्छा रहे, उनका जीवन सुलभ रहे और साथ ही साथ कृषि उत्पादन बढ़े। तो कृषि उत्पादन कब बढ़ेगा? जब लोग मेहनत से काम करेंगे, जब उनकी आय डबल होगी। जब किसान मेहनत से काम कर पाएगा, उसके पास अच्छे बीज, उसके पास अच्छे साधन, उसके पास अच्छे सिंचाई के साधन, है ना, ये सारी चीजें अवेलेबल बनेंगी। जब उसके खेतों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, जब उसे, हाँ वेरी गुड, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, जैसे क्रॉप का इंश्योरेंस मिलेगा, क्रॉप का बीमा मिलेगा, फसल बीमा योजना। मेरी बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चली, है ना, इससे क्या फायदा होगा भाई? फसल का बीमा हो जाएगा, अब किसान शांत से बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि फसलें खराब हो गई तो उसे सुसाइड करना पड़े, है ना। ये फसल अगर खराब होगी तो उसे बीमा से कुछ पैसे मिल जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट क्यों चला रही है? क्योंकि बीपीएससी में लिखा हुआ है। समझा मेरी बात? समझ, करंट गवर्नमेंट की नीति है कि उसकी नीति इसमें बनाई हुई है तो वो 8-10 साल से 7-8 साल से कि जो फार्मर्स है उनकी आय डबल करनी है। ठीक है, देखो नीति क्या होती है, योजना क्या होती है, समझ आता है नीति योजना क्या होती है? नीति यानी कि एक नीति, नीति यानी कि एक बड़ी बात, बड़ा, है ना, उसके पैरामीटर बड़े होंगे, उन्हें अमल में लाने के लिए योजनाएं और कानून बनेंगे, और उसे अमल में लाने के लिए योजनाएं, परियोजनाएं, कानून बनेंगे। समझा? तो नीति ये है कि फार्मर्स की आय डबल करनी है, उसके लिए कई सारी योजनाएं, कई सारी स्कीम बन रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन ये सारी नीतियों का पथ प्रदर्शन लगभग कहां से आ रहा है? बीपीएससी से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करोगे, देखो
तीसरा पॉइंट, सरकार मैं चीजों के बाद में लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं। सरकार का नीति निर्माण में निर्देशन एवं उसे धरातल पर लाने से संबंधित प्रावधान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा जो बहुत सारे लक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं बी.आर. अम्बेडकर द्वारा क्या बोले जाते हैं, संविधान की आत्मा है ना। तो एक तरह से संविधान की आत्मा को साकार करने का प्रावधान है। नोट करोगे अगला बात, संविधान की आत्मा को स्वरूपित करने के प्रावधान। भाई आत्मा कोई स्वरूप नहीं होता है ना, लेकिन आत्मा का स्वरूप यानी कि आत्मा दिखे, है ना। जो भी चीजें हैं लिखी हुई है, जो भी निहित उद्देश्य है, जो भी निहित लक्ष्य है, जो भी निहित आदर्श है संविधान पे, वो ऐसे काम किए जाए कि वो दिखना स्टार्ट हो, फील होना स्टार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम पॉइंट लिख लो। देखो एक और बात लिखी हुई है, मूलभूत अधिकारों को सार्थक बनाना। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि मूलभूत अधिकारों को कहां से आ गए, क्यों लिखा हुआ है भाई? मूलभूत अधिकार, समझो मेरी बात, मूलभूत अधिकार तो वो है जिनके लिए आप इंडिविजुअली पर्सनली जाकर लड़ते हो, लड़ाई करते हो न्यायालय में, समझा? या तो संविधान में लिखे हुए हैं, और अगर उनमें से किसी का उल्लंघन हो रहा होता है, आपका राइट टू लाइफ जा रहा है ना, आपको सरकार काम नहीं करने दे रही है, आप है ना कहीं जाना चाहते हो, सरकार आपको वहां जाने नहीं दे रही है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आप सरकार ने आपके मुद्दे टेप लगा दिया है, मेरी बात समझ? तो वो सब चीजें जो है आपके इंडिविजुअल राइट्स की बात आ जाती है, वो मूलभूत अधिकार होती है। ठीक है, लेकिन सरकार राजकीय नीति विशेष तत्वों का उपयोग करके, इन सिद्धांतों का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, समाज के बीच में, है ना, उन्हें मूलभूत अधिकार या उन्हें अधिकारों जैसी चीज दे सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे मनरेगा। समझ आ रहा है? क्या मेरी बात क्लियर है भाई? सरकार के ऊपर आपके रोजगार की गारंटी नहीं है, मौलिक अधिकारों के अनुसार नहीं है, समझा? कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कोई रोजगार कर रहे हो, उसमें सरकार वो नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन सरकार आपको रोजगार दिलाए इसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है, समझ आ रहा है? फिर भी सरकार ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर कार्यवाही करते हुए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी कि अगर आप कुशलता नहीं है, अगर आप कुशल नहीं है ना, तो भी आपको 100 दिन का और अब 125 दिन का रोजगार मिले। क्या सरकार को करने के लिए कोई मजबूर कर रहा था? नहीं कर रहा था, मेरी बात समझ? लेकिन देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही थी, देश के लोगों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी हो रही थी, अवसरों की कमी हो रही थी, एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रह रहा था, जिसमें सुधार लाने के लिए ऐसी स्कीम लाई, मनरेगा ऐसी स्कीम। क्या मेरी बात क्लियर है? सरकार तो वहां पर उंगली नहीं उठा सकते, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक बार मनरेगा आ गया, सोचो एक बार मनरेगा आ गया तो कहीं ना कहीं राज्य ने आपके अधिकारों के संरक्षण का ही काम किया। क्या मेरा क्लियर है? आपको एम्प्लॉयमेंट मिली, समझ आ रहा है? आप अपना जीवन यापन और अच्छे से कर सकते हो, है ना। जो जीवन शायद 50, 40, 50 साल में खत्म हो जाता, जब जॉब रहेगी तो सीधा 60-70 साल मेडिकल फैसिलिटीज को आगे चलता रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो राज्य ने अपनी जिम्मेदारी समझी और मौलिक अधिकारों को धरातल पर सार्थक बनाने के लिए राज्य के नीति विशेष सिद्धांतों का उपयोग किया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। मौलिक अधिकारों के हनन के टाइम पर तो आप कहां जाओगे? न्यायालय जाओगे,
ठीक है। लेकिन राज्य भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन मौलिक अधिकारों को और संरक्षित और प्रगाढ़ और दुरुस्त बनाने के लिए, समझ आ रहा है क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे नियम कानून बना सकता है जिसके बारे में डीपीएसपी में दिया हुआ। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ गई? नोट करोगे लास्ट चीज देखो, मूलभूत अधिकारों को सार्थक और पूर्णतः सामाजिक स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा डीपीएसपी के तत्वों के अनुसार नीतियां एवं योजनाएं बनाना। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला, ठीक है, हाथी को देखा है? हाँ, उसका एक दांत देखा है, वो जो बड़ा वाला आगे निकलाता है? हाँ, लगता है सारा काम इसलिए करता होगा। देखा है? अरे देखा है हाथी की नहीं देखा है? देखा है ना, उसका दो दांत आगे निकलाता है। मेरी बात सुनो, ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सारा काम इसी से होता होगा। लेकिन क्या हाथी का वो दांत दिखाने का है कि खाने का है? दिखाने का है, उसे कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों को कोच ही सकते थोड़ा सा है, नहीं कर सकता, हो सकता है ना। तो बस बात समझाई। कई सारे आलोचक डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? हाथी के दांत, हाथी के दिखावटी दांत। अरे ऐसा नहीं कि हाथी के दांत ही नहीं होते, अंदर है जबड़ा पूरा, उसमें कुछ भी दिखाएगा। समझा? बस इन वाले दांतों का इस्तेमाल नहीं होता। समझा? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरह से हाथी के दिखावटी दांत है। केटी शाह ने क्या बोला उन्हें? केवल आदर्शवादी घोषणाएं हैं। जब तक हम राज्य को, जब तक हम सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि वो इन्हें फॉलो करे, तब तक महज एक आदर्शवादी घोषणाएं। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा किसका मानना था? केटी शाह। ठीक है, नोट करोगे? देखो केटी शाह ने अपनी आलोचना में, केटी शाह ने डीपीएसपी की आलोचना में इन्हें केवल आदर्शवादी घोषणाएं बताया। केवल आदर्शवादी घोषणाएं बताया, अंडरलाइन कर लो, केवल आदर्शवादी घोषणाएं, है ना। मतलब बातें बड़ी बड़ी हो जाए और काम कुछ हो ही ना। ठीक है, चलो। और दूसरे एक समालोचक है उन्हीं के समय के, आइवर जेनिस। उन्होंने क्या बोला है कि ये कैसा चेक है? विच इज पेबल ओनली व्हेन द बैंक हैज इनफ मनी। चेक काट दिया है, बैंक के खाते में पैसा ही नहीं है ना, अब चेक लेके घूमते रहो, बार बार जाओ कि भैया दे दो, भैया पैसा दे दो, भैया पैसा दे दो। अब भैया क्या बोल रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी नहीं, जब खाते में पैसा आएगा तब मिले। मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बोलो, ठीक है। तो ठीक है, उसी तरह से आयोजन से क्या बोला कि इनका जो क्रियान्वयन है वो राज्य के पास जो संसाधन है तभी हो पाएगा। अगर राज्य के पास संसाधन ही नहीं है क्रियान्वित करने के लिए तो नहीं हो पाएगा। और यही कारण है, सुनो, यही कारण है कि इन्हें आदर्शवादी घोषणाओं के रूप में घोषित किया गया। समझा? क्योंकि पहली बात यह माना गया कि उस समय देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, है ना। उन बड़ी चुनौतियों के सामने, फॉर एग्जाम्पल, देश का पार्टीशन हो गया था, देश टुकड़े में विभाजित था, देश में स्थायी सरकार नहीं थी, संविधान लिखा जा रहा था, संविधान अमल में आना था। यूएसए और यूएसएसआर सुना होगा, सोवियत रूस और अमेरिका का दबाव बढ़ रहा था, कोल्ड वॉर शुरू हुई थी, है ना, शीत युद्ध चल रहा था इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं थी। पाकिस्तान आक्रमण कर रहा था, घुसपैठिए बढ़ रहे थे, कश्मीर की समस्या थी, है ना। कुछ राजा रजवाड़े बोल रहे थे कि हम अपना आजाद अलग बना देंगे। हमारे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, कुछ राजा रजवाड़े लगातार
भारत के विरोध में वक्तव्य जारी कर रहे थे, अपनी सेनाओं को एकत्रित कर रहे थे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उस समय की चुनौतियां अलग थी, ठीक है। उस समय उन चुनौतियों के सामने ये चुनौतियां छोटी महसूस हो रही थी। उस समय देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की बात थी। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुनाई? तो देश अपनी सीमित संसाधनों में पहले अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की इच्छा करे, उसके बाद जो बचे कुछ अधिकार बच गए हैं वो बनते रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक इसी वजह से इन्हें केवल डीपीएससी में रखा गया। पहली बात। दूसरी बात, देश के पास संसाधनों की कमी है ना, अन्य चुनौतियां भी है और देश के पास संसाधनों की भी कमी है। देश के पास एकाएक कोई खजाना नहीं ले जा रहा। तुम्हें क्या लग रहा है बेटे जब जा रहे थे यहाँ पे खजाना लेके गए थे, सब जेब में एक लाख रुपए भर के गए, वहां जाए बेटा ऐसा करो, तुम्हें लूटे जाओ, है ना, इतना लूट मिल जा रहा है तुमसे, एक लाख रुपए तुम भी रखो, ऐसे लेके गए थे? हाँ, बिल्कुल नहीं है कि नहीं? तो इसी वजह से उस समय के सीमित संसाधनों में बहुत सारे लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही। भाई आपको बताया हमारे पास पढ़ने के 6 घंटे है ना, 4 घंटे 5 घंटे दिए, हम खुद से 40 घंटे पढ़ सकते हैं। और आपने लक्ष्य बांध रखा है कि हम एसएससी में भी टॉप करेंगे, हम टीसीएस में भी उसी साल में टॉप कर जाएंगे, हम यूपीएससी में भी रैंक मिलने आएंगे, हम अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में उसी साल टॉप कर जाएंगे। लक्ष्य इतने बड़े बड़े हैं, उसी साल हम प्रधानमंत्री का चुनाव भी लड़ लेंगे, उसी साल अपनी पार्टी भी बना लेंगे, चल ना, उसी साल हम संयुक्त राष्ट्र में भी चले जाएंगे। लक्ष्य इतने बड़े बड़े हैं, है ना, और समय और कैपेबिलिटी, सक्षमता सीमित है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उस समय जिस समय देश आजाद हुआ, उसकी सक्षमता, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी समय, उसकी पास सीमा, संसाधन सीमा, समझ आ रहा है, वो सीमित थी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, ठीक है। और इन बड़े लक्ष्यों को उतनी कम समय सीमा में, इतने सीमित संसाधनों द्वारा, है ना, एक अभी नई जन्मी सरकार, एक नए जन्मे राज्य, समझ आ रहा है, के समय ये शायद क्रियान्वित न हो पाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बहुत क्रिटिकल नहीं हो जाना है, बहुत आलोचना भी करनी कि तो बेकार है, एकदम कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, अपने देश की परेशानियों को समझना है। चलो हमने आगे, तो इसीलिए आइवर जेनिंग्स से क्या बोला है, क्या है, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान तभी होगा जब बैंक के पास पैसा रहेगा। समझ आ गया? बैंक के पास पैसा नहीं है तो लेके पैसे खुदा से, ठीक है, तब 1 लाख मिला है मुझे, ठीक है। चलो नोट करोगे, देखो सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में, यह एक ऐसा चेक है, जिसका भुगतान तभी हो सकता है जब बैंक के खाते में पैसा हो। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा आता है कि ये बात इसे लेकर किसने बोली, ये किसका मत था, ऐसे पूछा आता है लाइन, इसे लिखवा दिया, ठीक है। इसके अलावा ये सब करवा चुका हूं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से कोई ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें ना पता हो, यहां करवा चुका हूं ना, कि पार्ट 4 में है 36 से 51 है, स्रोत आयरलैंड है। आयरलैंड में कहा से आया था? स्पेन से। वेरी गुड, मायने में लागू है नहीं है। किस अनुच्छेद में लिखा है कि ये गैर न्यायोचित है? अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है। वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है इसमें, है ना। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 26 में भी है, और अनुच्छेद 36 में कहां से कॉपी पेस्ट की गई है? भाग अनुच्छेद 12 से। कोई दिक्कत नहीं है ना? याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा 36 से ये हो चुका 6 मिनट लग रहा है। अनुच्छेद 38 से पढ़ाना है ना, ठीक है। तो उस वाले पीडीएफ पे आ जा रहे हैं, उसमें ज्यादा अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 38 है ना, बोलिए अनुच्छेद 38 दो बारे में बात कर रही है। 36 में पढ़ लिया है, 9 से पढ़ लिया है, सब कुछ देख लिया है।
अब मेन हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। तो अनुच्छेद 38 में है ना, एक चीज हमने बात कर ली थी पहले से, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोलो, ध्यान से सुनो। बात तो इसमें की है राजनीतिक न्याय की, समझा? लेकिन अगर देखा जाए तो अंदर के आर्टिकल्स में राजनीतिक न्याय के बारे में कोई विशेष चीज नहीं दी है। इसलिए कई बार एग्जाम में केवल डीपीएसपी को सामाजिक और आर्थिक न्याय का उपकरण माना जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आई है? सामाजिक और आर्थिक न्याय को देश में लाने के लिए इसे लिखा गया, ठीक है। 38 में क्या लिखा हुआ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन अगर मूलतः देखें तो इसमें राजनीतिक न्याय के बारे में कम लिखा हुआ है, सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। कल हमने बात कर ली थी कि न्याय होता क्या है, कल ये ना क्या होता है न्याय, याद है? किसे बोलते हैं? कहाँ पीछे वॉइस हो रही है? हाँ, सबसे आगे बढ़ गई थी, पीछे हो गया। हाँ, समानता, सामान लेने में कोई पीछे छूट गया क्या? बोल। हाँ, कोई पीछे ना छूटे, यानी कि कोई भी किसी भी वर्ग का पीछे ना छूटे, है ना। अगर महिलाएं पीछे छूट रही है तो राज्य हाथ दे उन्हें बाहर निकाले, समझा रहे? अगर छोटे बच्चे पीछे छूट रहे हो तो राज्य उन्हें हाथ देकर बाहर निकाले, समझा रहे? अगर जिनकी आयु हो गई है, जो वृद्ध हो गए, जिन्हें बीमारी है, जिन्हें विकलांगता है, समझा रहे? इनमें से कोई भी अगर पीछे छूट रहा है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो राज्य के ऊपर उत्तरदायित्व है कि उन्हें हाथ देकर बाहर निकाले। मेरी बात सुनाई? अरे बोलो, सबकी जरूरतें अलग अलग होती है ना, समझा? अगर राज्य ने सबको एक ही थाली और सबको 4 पूरी बात दी, समझा? एक थाली में 4 पूरी रख के बात दी राज्य ने, तो हो सकता है किसी के लिए वो पूरी एक्स्ट्रा हो जाए। पल्लवी जी, हमें 2 ही पूरी खानी है, समझा? हो सकता है किसी के लिए पूरी कम पड़ जाए, हमें 10 पूरी खानी है। क्या मेरा क्लियर है? अरे बोलो, समझा? तो जिसकी जैसी जरूरत राज्य उन्हें वैसा ही प्रोवाइड करे, समझा रहे? समझा रहे? ठीक है। और अगर कोई पीछे छूट रहा है, कोई थाली नहीं ले पा रहा है ना, राज्य देगा थाली लाओगे तब मिलेगा, थालियां नहीं है, समझा रहे? तो उन्हें उनकी थाली की व्यवस्था भी कौन करे? राज्य करे। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। किसी को पीछे ना छोड़ने, तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय। और एक और बात लिखी हुई है, जीवन की सभी संस्थाओं में, ऑफकोर्स राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में पॉसिबल नहीं है, लेकिन राज्य कोशिश करे कि कोई भी किसी भी हिसाब से पीछे ना छूटे। क्या मेरा क्लियर है? ये तो 38(1) में लिखा हुआ है। इसके बाद 38(2) को हमने 44वें संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा जोड़ा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें ध्यान देना, राज्य विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। और देखो, एक होती है आय की असमानता, है ना, लेकिन आय की समानता आने के बाद भाई आपके पास खूब आए, सलोनी जी, आप 10 लाख रुपए पर महीना कमा रहे हो, लेकिन ऐसे देश में रह रहे हो जहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, समझा? जहां पर कोविड की वैक्सीन नहीं है, जहां पर दवाइयां नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करोगे? जब बुखार लगेगा तो 50 दवा नोट फाड़े भी खा लोगे, हैं? उससे फायदा होगा कि 20 रुपए की दवाई भी आती है, तो 20 रुपए फाड़ के खा ले, काट ले, फायदा करेगा? नहीं। तो सुनो, एक और बात है, केवल आय की असमानता दूर करने की वजह से, केवल आय की समानता लाने से अवसरों की समानता नहीं आ जाएगी, सुविधाओं की समानता नहीं आ जाएगी। भाई किसी के पास अब इतना पैसा है कि वो अपनी लाइब्रेरी खुद बना ले, सारी किताबें ले ले दुनिया भर की, क्या मेरी बात क्लियर है? और हो सकता है हमें पैसे की कमी है, हम सारी किताबें ना खरीद पाए, तो राज्य की जिम्मेदारी है क्या? स्कूलें खोलना, किताबें देना, समझ आ रहा है? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? लाइब्रेरी में बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, लोग उसे पढ़ सके, उस तक एक्सेस कर सके, और अगर बुक नहीं पढ़ पा रहा है तो कम से कम पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। राज्य की जिम्मेदारी है। एनसीईआरटी एक भी पैसा ले रही है? कुछ नहीं ले रही है, समझा? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, जितना मन करे उतना पढ़ो पीडीएफ फॉर्म में। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ? केवल आय की समानता से अवसरों की समानता नहीं आती है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आय की समानता हो,
मेरी बात सुन नहीं, लेकिन हो सकता है अवसर अंबानी जी के बच्चों के पास ज्यादा हो और आपके पास कम हो, तो राज्य को कोशिश करनी है, राज्य के ऊपर दायित्व है समझो कि आपको भी अवसरों, सुविधाओं, है ना, और प्रतिष्ठा में भी समझ आ रहे हैं। ऐसा नहीं अंबानी जी का बच्चा आ गया तो आप पीछे चले गए कि इन्हें बैठने दो, हम बाद में बैठ जाएंगे। क्या मतलब क्लियर है? अवसरों में भी, प्रतिष्ठा में भी, और किसमें? अवसर में, प्रतिष्ठा में, सुविधा में और आय में। समझा? मेरी आय की समानता का मतलब ये नहीं होता कि अवसर भी समान हो गए। हो सकता है कहीं पर जातिगत या धर्मगत, है ना, कोई जॉब मिल रही है ना, हो सकता है किसी जगह पर जहां धर्म के आधार पर किसी प्राइवेट कंपनी की जॉब दे रही है, जाति के आधार पर दे रही है या लैंगिक आधार पर दे रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अवसरों की भी समता होनी चाहिए सबके लिए। समझ आ रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, इन सबके आधार पर, ठीक है, लोगों में किसी भी तरह से असमानता ना हो, लोगों को समान अवसर मिले। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और सुविधा में भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि कुछ अमीर लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी रोड बनवाई हुई है, हाईवे ऐसी, समझा, और आप कदम रख रहे हो तो नाली आ जा रहा है, कचरा आ जा रहा है, समझा, भैंस के साथ तैर के आना पड़ रहा है आपको तैरने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ आ रहा है? राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप सबकी रोड एक जैसी है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ऐसा हो जाएगा कि अंबानी जी ट्रेन में जाएंगे और आप भी ट्रेन में जाओगे तो उनकी ट्रेन में पहले पहुंच जाएगी? राज्य की जो जिम्मेदारी है कि सबको समान तरह के सुविधाएं मिले, सबकी समान तरह की प्रतिष्ठा हो। समझ आ रहा है? अंबानी जी की कार जा रही होगी, वैसे आपकी कार नहीं रुकनी चाहिए, आपकी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, कहीं भी रोक दी जाती है, परेशान मत हो, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? नहीं रुकनी चाहिए। उनके बेटे का एग्जाम है तो हमारा भी तो एग्जाम है। हमारा एग्जाम सेंटर गए, मेरी बात सुन नहीं, आपने एडमिट कार्ड दिखाया, अंबानी जी के लड़के ने एडमिट कार्ड दिखाया, है ना, उसे बोले चलो तुम्हें पानी कर देंगे, है ना, तुम्हें अलग लाइन कर दिया है, चलो, और अंबानी के लड़के को आगे बढ़ा दिया। तो केवल पैसे की नहीं, प्रतिष्ठा की, अवसर की, सुविधा की समानता लाने के लिए 38(2) को जोड़ा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य हमेशा कोशिश करेगा कि लोगों में केवल आय की नहीं, अवसर की, प्रतिष्ठा की और सुविधा की भी समानता हो। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा ना हो जाए कि एक आदमी को वाईफाई नेट मिल रहा है, एक को मिल ही नहीं रहा है, इंटरनेट की दुनिया से 15 साल से दूर है। समझ? राज्य कोशिश करेगा कि सबको वो सुविधाएं समान रूप से मिले। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट करो इसे, 38(1) और 38(2) जल्दी से नोट करो, शॉर्ट में नोट करो, 38(1) को शॉर्ट में नोट कर लो। राज्य ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करेगा जिससे व्यक्तियों के बीच में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय अभिरूपित हो सके। देख रहे हो आज की हिंदी, है ना, बस देखना होता है कैसा हिंदी। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरे सब आ गए हैं। अभिरूपित यानी कि इसे रूप दिया जा सकता है ना, अभिरूपित हो सके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, और 38(2) का नोट करें। इनकी क्या बताया? 4 चीज। क्या बताया? आय, अवसर, प्रतिष्ठा, सुविधा की समानता। कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट करोगे 38(2) शॉर्ट में नोट करना। देखो, आय, कॉमा, अवसर, कॉमा, सुविधा एवं प्रतिष्ठा की समानता को
की समानता को लाने के लिए प्रतिष्ठा, है ना, को लाने के लिए राज्य निरंतर प्रयासरत रहेगा। असमानता दूर करना नहीं, समानता लानी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या है इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये याद रखना, 38(2) पहले नहीं था, कब आया है? हाँ नोट करो इसे, देखो देखो इस प्रावधान को, इस प्रावधान में कौन सा 38(2) को, इस प्रावधान अनुच्छेद 38 क्लॉज 2, ठीक है, अनुच्छेद 38 क्लॉज 2, ठीक है, ब्रैकेट वाले को क्लॉज बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्लॉज 2 को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब अनुच्छेद 39 की बात करेंगे। ठीक, चलो ब्रेक लेना चाहिए 5 मिनट का। चलो ठीक है, ब्रेक ले नहीं रहे हैं लेकिन चेंज करना होगा, ठीक है, तो बस 2-3 मिनट का ब्रेक है, फिर जाना पानी वाली थी आप लोगों को, कुछ पूछना है पूछ लो, ऐसे ही पूछ लो, उन्हें बुला लो, चेंज कर लेंगे, उन्हें चेंज करना होगा, उन्हें इसे शायद वो करना होगा ना, हाँ वीडियो शायद बंद करना होगा, दूसरा लेक्चर डालना होगा।